नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप भली भांति जानते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 2024 से उच्च माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत क्लास 11 और 12 के हिंदी सब्जेक्ट के लिए एक नया सिलेबस तैयार किया है, जिसे उन्होंने सेमेस्टर में बांटा है। क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने सत्यजीत राय द्वारा रचित सहपाठी कहानी को इस सिलेबस के अंतर्गत रखा है। आज मैं आपके समक्ष सत्यजीत राय की कहानी सहपाठी कहानी का सार या सारांश या कथा वस्तु को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। चूंकि इस बार का प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित है, इसलिए मेरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तथा शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए अब समय न लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। सत्यजीत राय द्वारा रचित सहपाठी कहानी का सार या सारांश या कथा वस्तु या कथानक। बच्चों, आपने कभी सत्यजीत राय का नाम सुना है? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सत्यजीत राय जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। फिर इसके बाद उनके द्वारा रचित सहपाठी कहानी का सारांश भी अति संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, सत्यजीत राय आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये दरअसल बंगाल के रहने वाले व्यक्ति थे। ये एक महान हस्ती थे। इनका जन्म 2 मई सन 1921 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। सत्यजीत राय उच्च कोटि के एक भारतीय निर्देशक, पटकथा लेखक, वृत्तचित्र लेखक, फिल्म निर्माता, लेखक, कहानीकार, निबंधकार, गीतकार, पत्र संपादक, चित्रकार तथा एक महान संगीतकार थे। ये सिर्फ बंगाल के ही नहीं थे, बल्कि भारतवर्ष के एक महान शख्सियत थे। इनकी कई फिल्में थी जो बहुत ही लोकप्रिय हुई थी। इनकी प्रमुख फिल्में कुछ इस प्रकार है: अपराजिता, अपू की दुनिया, कहीं पर अपू का संसार भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, जलसाघर, देवी, चारुलता, पारस पत्थर, महानगर, गोपी गायन, बाघा बायन, पथिर पंचाली, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, हिंदी आदि है। यही नहीं, इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार है: प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला या सोनार केल्ला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि आदि। सत्यजीत राय एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण ये कई पुरस्कारों से अब तक सम्मानित हो चुके हैं, जैसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। यही नहीं, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। दुर्भाग्यवश ऐसे महान प्रतिभावान व्यक्ति का निधन 23 अप्रैल 1992 ईस्वी को हो गया। जी हाँ, हमने सत्यजीत राय के बारे में एक हल्की सी भूमिका दी है। जी हाँ, सत्यजीत राय बंगला के ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के एक महान विभूति थे। आइए अब मैं उनके द्वारा रचित सहपाठी कहानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। सहपाठी इनकी एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यह कहानी मूल रूप से बंगला भाषा में लिखी हुई है। डॉक्टर रंजीत साहा ने इस कहानी का हिंदी अनुवाद किया है। सहपाठी शब्द का सामान्य अर्थ होता है साथ में पढ़ने वाला। आप भी किसी स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपके भी कई सहपाठी होंगे, यानी आपके भी
कई मित्र होंगे। यानी यह कहानी दो मित्रों की कहानी है। यह कहानी जयदेव बोस और मोहित सरकार नामक दो विद्यार्थियों के जीवन की कहानी है। ऐसे तो इन्होंने कई वर्षों तक पढ़ाई एक साथ की थी, परंतु फिर ये दोनों अलग अलग विद्यालय में दाखिला लेकर पढ़ने लग गए। अलग अलग विद्यालय में पढ़ने के बाद इनका एक प्रकार से संबंध ही टूट गया। इसके बाद ये लोग फिर लगभग 30 साल के बाद आपस में मिलते हैं। इन दोनों की मुलाकात मोहित सरकार के घर में होती है। यह कहानी बहुत ही छोटी सी कहानी है, परंतु यह कहानी एक विशेष अर्थ को लिए हुए है। मित्रता बड़ा अनमोल होता है। सच्चा मित्र वह होता है जो मुसीबत के समय मित्र की सहायता करता है। इस कहानी की भाषा बड़ी ही सरल, सरस और रोचक है। इस कहानी को पढ़कर आपको ऐसा आभास होगा मानो कोई दृश्य आपके समक्ष चल रहा हो। इस कहानी को पढ़कर बचपन की सुखद स्मृतियां तरोताजा हो जाती है। सहपाठी कहानी दो मित्रों की कहानी है, यानी मोहित सरकार और जयदेव बोस की कहानी है। ये दोनों कलकत्ता के बालीगंज के गवर्नमेंट स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, परंतु अब वही मोहित सरकार पढ़ाई खत्म करने के लगभग 2 साल बाद एक बहुत बड़ी कंपनी में अफसर के पद पर नियुक्त हो चुका है। उसका दफ्तर सेंट्रल एवेन्यू में था, जबकि जयदेव बोस एक छोटे से कारखाने में काम करता है। इधर उधर छोटा मोटा काम कर अपना जीवन व्यतीत करता है। मोहित सरकार बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। मोहित के पिता एक रईस आदमी थे। वे पेशे से वकील थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को खूब मन लगाकर पढ़ाया। मोहित का घर लीड रोड में था, जबकि जयदेव बोस बहुत ही कष्टदायक एवं संघर्षमय जीवन जी रहा है। कहानी की शुरुआत टेलीफोन की घंटी से होती है। मोहित सरकार की पत्नी अरुणा मोहित सरकार को बताती है कि जयदेव बोस नामक एक व्यक्ति है जो कभी तुम्हारे साथ बचपन में एक ही साथ पढ़ता था। वह तुमसे मिलना चाहता है। पत्नी की बात सुनकर सौभाग्यवश मोहित सरकार बचपन में साथ पढ़ने वाले मित्र जयदेव बोस को पहचान लेता है। जयदेव बोस की बात याद आ जाती है। फिर फोन पर मोहित सरकार जयदेव बोस से बातचीत करता है और फिर अपने समय के अनुसार शाम ठीक 7 बजे अपने घर पर बुलाता है और वह 9:30 बजे दफ्तर चला जाता है। रास्ते में मोहित सरकार अपने बचपन के सभी मित्रों, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य यानी हेडमास्टर गिरीन्द्र सूर तथा अपने विद्यालय यानी बालीगंज के गवर्नमेंट विद्यालय को पूर्व निर्धारित समय यानी ठीक शाम के 7 बजे जयदेव बोस मोहित सरकार के घर आता है। जयदेव बोस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वह काफी अभावग्रस्त और परेशान दिखाई दे रहा था। मोहित सरकार और जयदेव बोस के रूप रंग में भी काफी बदलाव आ चुका था। बातों ही बातों में जयदेव बोस अपनी आर्थिक स्थिति को भी बताता है। वह कहता है कि आज वह काफी कष्टप्रद परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहा है। फिर दोनों के बीच अपने विद्यालय के पीटी मास्टर लालचांद मुखर्जी और गणित के अध्यापक गोपेंद्र चंद्र तिमिर के बारे में भी बातचीत होती है। ये दोनों अन्य विषयों पर भी काफी देर तक बातचीत करते हैं। जयदेव बोस बार बार अपने वर्तमान स्थिति से अवगत कराता है। मोहित सरकार अपने नौकर विपिन के सहयोग से उन्हें चाय नाश्ता भी करवाता है। जयदेव बोस नाश्ता करते करते मोहित सरकार को बताता है कि वह आज बहुत ही परेशानी में है। बेटे का इम्तिहान सर पर है और बेटे की फीस चुकाने के लिए उसके हाथ में पैसे बिल्कुल नहीं है।
तभी मोहित सरकार समझ जाता है कि आखिरकार जयदेव बोस इतने वर्षों के बाद उसके यहाँ क्यों आया है। अवश्य ही उसका कोई जरूरी काम होगा। मोहित सरकार के मन में जयदेव बोस को लेकर अनेक तरह की शंकाएं उठने लगती है। वह अवश्य ही मुझसे आर्थिक सहायता चाहता है। मोहित सरकार मन ही मन यह भी सोचता है कि मेरा मित्र मुझसे कितने रुपये की मांग करेगा या फिर मुझे अंत में कितने रुपये देने पड़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर वह मेरे पास क्यों आया है, वह किस तरह की मुझसे मदद चाहता है। जयदेव मोहित सरकार से यह भी कहता है कि उसका बेटा बड़ा ही होनहार है, वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार है। यदि उसे यह मदद नहीं मिली तो उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाएगी। अंततः जयदेव बोस ने कहा कि अगर तुम मुझे 100-150 रुपये दे दो तो तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। मोहित ने मन ही मन सोच रखा था कि यदि वह मुझसे रुपया मांगेगा तो मैं सीधे यानी साफ साफ इनकार कर दूंगा। पर यह सब सुनने के बाद उसे लगा कि ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा। पैसा दूं या न दूं, कितने ही तरह के प्रश्न उसके मन में उठने लगे। अंत में मोहित सरकार ने जयदेव बोस से कहा कि सॉरी भाई, अभी मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं। तुम आगामी रविवार को आ सकते हो। कल मैं कोलकाता से बाहर जाऊंगा। अगर तुम अगले रविवार को आ जाते हो तो मैं कुछ सहायता अवश्य कर दूंगा। यह सब कुछ कहने के बाद मोहित सरकार ने मन ही मन यह सोचा कि क्या यह वही जयदेव है जिसे मैं जानता हूं, जो मेरे साथ पढ़ता था। कहीं यह कोई चोर, उचक्का या कोई ठग तो नहीं है जो मेरे पास जयदेव बोस बनकर आया है। मेरे और जयदेव बोस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना कौन सी बड़ी बात है। आजकल तो लोग इस तरह से ठगने की कोशिश करते हैं और लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। जयदेव बोस के यह पूछने पर कि वह रविवार को कितने बजे आएगा तो मोहित सरकार रविवार को सुबह आने की बात कह देता है। दरअसल मोहित सरकार ने बहुत पहले से ही यह तय कर रखा था कि वह अपनी पत्नी के साथ अपने एक मित्र के घर बरईपुर जाएगा और वहां सप्ताह का अंतिम दिन बिताएगा और वह रविवार को रात को लौटकर आएगा। और जब जयदेव बोस सुबह सुबह उसके घर आएगा तो मुलाकात न होने की वजह से वह खाली हाथ लौटकर चला जाएगा। इस तरह मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और मेरा काम भी आसानी से हो जाएगा। मुझे ना यहाँ कहने की नौबत ही नहीं आएगी। दरअसल मोहित सरकार यह सीधे सीधे नहीं कह पा रहा था कि वह उसकी सहायता नहीं कर सकता है। तभी मोहित सरकार के घर में उनके एक अंतरंग मित्र आते हैं। उनका नाम वाणीकांत सेन था। 2 अन्य लोग भी आने वाले थे। जयदेव बोस अब जाना चाहता था। चलते चलते उसने कहा कि तू यदि मुझ पर यह उपकार कर दे तो मैं सचमुच तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। जयदेव बोस के चले जाने के बाद वाणीकांत सेन मोहित सरकार से पूछता है कि यह आदमी आपसे तू कहकर बातें क्यों कह रहा था? क्या आप इस महाशय को अच्छी तरह जानते हैं? मोहित सरकार एक बहुत ही पुराना सा फोटो एल्बम उन्हें दिखलाता है जिसमें 5 लड़के होते हैं। उन्हीं लड़कों में से एक लड़का जयदेव बोस था। मोहित सरकार भी उसी फोटो में था। वाणीकांत सेन मोहित सरकार को बतलाता है कि मैंने इस आदमी को कम से कम 30-32 बार रेस कोर्स के मैदान में देखा है। थाने में इस व्यक्ति के बारे में खबर कर देनी चाहिए। कोलकाता अब ऐसे ही चोरों, लुटेरों और उचक्कों का अड्डा बन गया है। मोहित सरकार कहता है कि जब वह रविवार को मेरे घर आएगा और मेरी उससे मुलाकात नहीं होगी तभी वह इस तरह की हरकतों से बाज आएगा। मोहित सरकार जब अपनी पत्नी के साथ अपने मित्र के घर से रात को ठीक 11 बजे लौटा तो विपिन नौकर ने उसे बताया कि
उस दिन शाम को जो सज्जन आए हुए थे, आज सुबह वही सज्जन फिर से आए हुए थे। मोहित सरकार ने कहा कि चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम मुलाकात तो नहीं हुई, वरना पैसे देने पड़ जाते। दूसरे दिन जब मोहित सरकार बैठक में बैठकर अखबार पढ़ रहा था तो विपिन नौकर ने उनके सामने एक पुर्जा लाकर रख दी। वह 3 लाइनों में लिखी हुई दरअसल एक चिट्ठी थी, जिसमें लिखी हुई थी, भाई मोहित, मेरे दाएं पैर में मोच आ गई है, इसलिए बेटे को भेज रहा हूं। सहायता के तौर पर जो थोड़ा बहुत बन सके इसके हाथ अवश्य दे देना, बड़ी कृपा होगी, निराश नहीं करोगे। इसी आशा के साथ इति तुम्हारा मित्र जयदेव। पत्र पढ़कर मोहित समझ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, कुछ न कुछ देकर विदा कर ही देनी चाहिए। यह सोचकर मोहित ने नौकर से उस छोकरे को बुलाने के लिए कहा। कुछ देर के बाद एक 13-14 साल का लड़का उनके पास आया और झुककर उसने उनको प्रणाम किया। मोहित ने उसे बैठने के लिए कहा। कुछ देर के बाद मोहित 50 रुपये के 4-4 नोट एक लिफाफे में भरकर लड़के को दे दिए। मोहित के पूछने पर वह लड़का अपना नाम संजय बोस बतलाया। मोहित संजय से पैसे को सावधानी से रखने की भी बात कहता है। घर के बारे में पूछने पर लड़का मिर्जापुर स्ट्रीट बतलाता है। मोहित फिर उससे घर जाने के विषय में भी पूछता है। जब लड़का घर पैदल जाने की बात कहता है तब मोहित सरकार को उस लड़के पर दया आ जाती है। जयदेव बोस याद आ जाता है। फिर क्या था, मोहित सरकार नाश्ता करवाकर उसे उसके घर तक अपनी कार से छोड़ने की बात कहकर फिर ऑफिस जाने की तैयारी में लग जाता है। आज मोहित सरकार बहुत प्रसन्न था। वह भले ही उस दिन जयदेव बोस को ठीक से पहचान नहीं सका था, परंतु उसके बेटे संजय बोस में अपने 30 साल पुराना मित्र जयदेव बोस को उसने फिर से प्राप्त कर लिया था। यह कहानी यही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार सत्यजीत राय ने इस कहानी के माध्यम से 2 मित्रों के जीवन में जो परिवर्तन व बदलाव आया था, उस परिवर्तन को इन्होंने बड़ी सहज व सरल भाषा में बड़ी सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है और यह बतलाया है कि मित्रता बड़ा ही अनमोल होता है। सच्चा मित्र वही होता है जो हमें सुख और दुख में हमारी सहायता करता है। इस तरह यह कहानी यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप इस कहानी के सार को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नज़र आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए और भी अधिक सुंदर और भी अधिक आकर्षक वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।